आप जानते हैं इस समय हम स्टैटिक्स की बुक कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 पर हैं। चैप्टर नंबर 1 की आज हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है सीजी ऑफ एरिया। तो इसकी टिकिंग पहले कर ले रहे हैं, उसके बाद इसके मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिएगा। कम टू पेज नंबर 16। आर्टिकल 1.4 नहीं करना है। पेज नंबर 19। एग्जाम्पल 5 डबल मार्क, 6 डबल मार्क, 7 important, 8 9 important, 10 11 डबल मार्क, 12 नहीं करना है। पेज नंबर 30। प्रॉब्लम 1 डबल मार्क, प्रॉब्लम 2 important, 3 4 डबल मार्क। पेज नंबर 32। 6 डबल मार्क, 7 important, 8 important, 9 नहीं करना है। 10 डबल मार्क, 11 12 important, 13 important, 14 नहीं करना है। 15 डबल मार्क। आज हम एग्जाम्पल नंबर 15 तक के मेथड सीखेंगे। एक बार स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान से देखें। थर्ड पेपर इस समय हम कर रहे हैं जिसमें 2 बुक्स हैं, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स। डायनामिक्स की बुक पूरी हो चुकी है। स्टैटिक्स की बुक कर रहे हैं जिसमें 6 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने कल शुरू करा था जिसका नाम है सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसमें पूरे चैप्टर में एक इक्वेशन आपको दी जाती है और आपसे कहा जाता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स बताइएगा, गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक बताइएगा। ऐसे हिंदी मीडियम के बच्चे इसको ऐसे करके समझ सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर 6 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है। आर्क का सीजी कैसे निकलता है हम सीख चुके हैं। एरिया का सीजी कैसे निकलता है हम आज सीखने जा रहे हैं। अगर आपको कोई कर्व दिया जाए, उसका एरिया बताया जाए, कहा जाए उसका सीजी निकालो, तो टाइप 2 की टेक्निक लगाई जाती है और ऐसी स्थिति में ये सारा काम करना पड़ता है। ये क्या क्या लिखा है इसी को विस्तार से समझना है। आज के एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इसी मेथड से होने हैं। एक क्वेश्चन लिखा है हमने, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में यूनिवर्सिटी में आ भी चुका है। फाइंड सीजी ऑफ एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दिस कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट। तो जैसे हमने वर्ड देखा सीजी तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चैप्टर में पहुंचे और जैसे हमने एरिया वर्ड देखा तो हम टाइप 2 में पहुंचे। तो टाइप 2 की टेक्निक इसमें हम लगाएंगे, ये सारा काम करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा सॉल्यूशन, दीजिएगा फॉर फाइंडिंग द सीजी ऑफ एरिया, for finding the CG of area on applying following method of centroid, on applying following method of centroid, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा टाइप 2। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 1। हेडिंग डाल दीजिएगा टू ड्रॉ द फिगर एंड एक्सेल, टू ड्रॉ द फिगर एंड एक्सेल। आपको हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बनाना पड़ेगा, जैसे हमने आपसे कल भी बताया था। जो डायग्राम बनाया जाएगा उसके लिए कल व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ इंपॉर्टेंट कर्व पोस्ट करे गए हैं, आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक फर्स्ट ईयर में आपने सीखा था उनका हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये कर्व आपका एक वेल नोन कर्व है, इसका डायग्राम आपको डायरेक्ट बनाना पड़ेगा, इसकी ट्रेसिंग नहीं करनी है, डायरेक्ट डायग्राम बनाना है। शायद आपको याद आ जाए ये सिसोइड है, सिसोइड कर्व है, द वेरी पॉपुलर कर्व, इसका डायग्राम हमें बनाना है। तो लिख दीजिएगा द गिवन कर्व is sisoid in Cartesian form, so consider
रेक्टेंगुलर एक्सिस, so consider rectangular axis and draw the sinusoid. डायग्राम बना दीजिए। ये डायग्राम बनाना आना जरूरी है, जैसे हमने कल भी अनाउंस कर रहा था। एक्स एक्सिस बनाइएगा, वाई एक्सिस बनाइएगा और सिसोइड का डायग्राम बना दीजिए। स्टेप नंबर 1 में इतना ही काम करना होता है। अगला हेडिंग डाल दीजिए स्टेप नंबर 2। हेडिंग डाल दीजिएगा टू प्रिपेयर द फार्मूला। टू प्रिपेयर द फार्मूला, देखिए लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सीजी आर एक्स बार वाई बार, let coordinates of CG are x bar comma y bar, then we have, ये फार्मूला लिख दीजिएगा। ये वही फार्मूला है जो इस चैप्टर के हर एक टाइप में काम करेगा, जो कल भी बताया गया था। x बार इक्वल इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, y बार इक्वल इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। हर एक टाइप में dm की वैल्यू बदलेगी, कल कुछ और थी, आज कुछ और है। आज dm का फॉर्मूला है रो d कैपिटल S। तो लिख लीजिएगा वेयर फॉर एलिमेंट्री एरिया, वेयर फॉर एलिमेंट्री एरिया dm इक्वल्स रो d कैपिटल S, रो d कैपिटल S। ये दोनों फार्मूलाज में dm की वैल्यू रख दीजिएगा। तो लिखिएगा x बार इक्वल इंटीग्रेशन x रो ds अपॉन इंटीग्रेशन रो ds, रो कैंसिल कर दीजिएगा। दोनों फार्मूलाज में ऐसे ही कर दीजिएगा। इनकी नंबरिंग कर दीजिएगा 2 और 3। स्टेप नंबर 2 हो गया टू प्रिपेयर द फॉर्मूला। आज के एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन में ये स्टेप यही रहेगा। हर क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला आपको इसी ढंग से प्रिपेयर करना है। अगला निकाल दीजिएगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 की मेन वर्किंग है इस मेथड की। जो एरिया जिसका सीजी आपको कैलकुलेट करना है, उसके अंदर एक स्ट्रिप आपको माननी है। कंसीडर स्ट्रिप, उसके अंदर एक स्ट्रिप मानी जाएगी। स्ट्रिप मानने का तरीका इस तरीके से रहेगा, लिख दीजिएगा कंसीडर एक स्ट्रिप इनसाइड द एरिया, कंसीडर ए स्ट्रिप इनसाइड द एरिया। आगे क्या कहते हैं, इट्स सीजी, स्ट्रिप का सीजी लिखना पड़ेगा। तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है कर्व, तो इसलिए इसका सीजी जो है इसके ठीक सेंटर पे होता है। तो इसके सीजी के कोऑर्डिनेट हो गए x0। लीजिएगा सीजी ऑफ स्ट्रिप x,0, सीजी ऑफ स्ट्रिप x,0, मिड पॉइंट पर होगा सीजी हमेशा।
आकार की है, इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ के फार्मूले से ds निकल जाता है। तो लिख दीजिएगा एरिया ऑफ स्ट्रिप, ये d कैपिटल S है और ये आ गया है 2/dx। इसका नंबर डाल दीजिएगा 4 और 5। हर एक क्वेश्चन में ये काम आपको खास तौर से करना पड़ेगा, इसी के रूल हम आपको सिखा रहे हैं। कंसीडर स्ट्रिप, एक स्ट्रिप कंसीडर करनी है, फिर CG, उसका CG निकालना है एंड फाइंड DS और DS की वैल्यू निकालनी है। DS का फॉर्मूला होगा हमेशा लेंथ इनटू ब्रेथ 2/2dx। ये DS निकल गया, ये स्ट्रिप का CG निकल गया। देन x बार, अब हम x बार कैलकुलेट करने जा रहे हैं और y बार का फॉर्मूला तैयार करने जा रहे हैं। तो लिखिएगा पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम 4 into 2 and 3। Putting the values from 4 and 5 into 2 and 3. We have ये जो x बार y बार के फार्मूले में बोर्ड पे ध्यान से देखिए बेटा, ये x और y लिखे हुए हैं, ये CG के कोऑर्डिनेट की जगह रखे जाएंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू x है, y की वैल्यू 0 है, तो इस x की जगह x रख रहे हैं, y की वैल्यू 0 रख रहे हैं और सब जगह ds की जगह 2/dx रख रहे हैं। तो x बार का फार्मूला आ गया ये x into 2/dx upon 2/dx और y की वैल्यू 0 जैसे इसमें रखेंगे तो y बार की वैल्यू 0 आ गई है। इसका नंबर डाल दीजिएगा 6, इसका नंबर डाल दीजिएगा 7, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा। 6 की हेल्प से कैलकुलेशन पूरी करेंगे हम और x बार की वैल्यू निकालेंगे और 7 की हेल्प से y बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि y बार 0 आ गया है। y बार 0 होने का दूसरा रीजन ये भी होता है कि कर्व x एक्सिस के ऊपर नीचे की फिगर एक जैसी होती है, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो जो कल फार्मूला बताया था उस रूल का भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारा डायग्राम x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो उसका y कोऑर्डिनेट y बार 0 होगा। इसी ढंग से y एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिकल है तो x बार 0 होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में दो तरीके से हम कह सकते हैं, एक तो स्ट्रिप के CG के कोऑर्डिनेट की वजह से y बार 0 आया है, चाहे तो ये कह दें, और चाहे कहने का जो दूसरा तरीका है, चाहे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डायग्राम है x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में केवल x बार की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी, y बार की वैल्यू 0 आ गई है। तो नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डाल दीजिएगा टू फाइंड x बार। we have from 1 and 6। we have from 1 and 6 वैल्यू रख दीजिएगा x बार के फॉर्मूले में। तो इंटीग्रेशन x ऐसे ही, y की वैल्यू यहां से रख दी है x³ upon 2a minus x का अंडर रूट, x³ upon 2a minus x का अंडर रूट। dx लिखा हुआ है तो इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होगा और लिमिट भी x के ही रखी जानी है। जो डायग्राम बनाया जाता है उसी से x की लिमिट पता चलती है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, तो लिख दीजिएगा x की लिमिट 0 से लेकर के 2a तक। x की लिमिट रख दीजिएगा 0 से लेकर 2a तक। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करके सिंप्लीफाई करने से ही हमारा आंसर निकलेगा। तो लिख दीजिएगा वी हैव x बार इक्वल्स, अब यहाँ से आगे पूरा क्वेश्चन 12th और BSc फर्स्ट ईयर की टेक्निक से सॉल्व होना है। इंटीग्रेशन 0 to 2a ऐसे ही x raised to power 3/2 2a minus x power minus half dx। डिनोमिनेटर में भी यही काम कर दीजिएगा। स्क्वायर रूट की वजह से 3/2 आ गया, 2a minus x पावर 1/2 ऊपर ले गए तो माइनस हाफ पावर आ गई है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है जैसे 12th में करते थे, जैसे अभी हमने आपसे बताया उसी तरीके से काम करना है। सारे क्वेश्चन में 12th लेवल के ही इंटीग्रेशंस हैं। किसी किसी क्वेश्चन में गामा फंक्शन फार्मूला जो बेसिक फंक्शन में आपने सीखा था उसका यूज करना पड़ सकता है।
सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं, तो आप आराम से उन इंटीग्रेशन को समझ के कर सकते हैं। वैसे अपने आप भी कर पाएंगे क्योंकि 12th लेवल के इंटीग्रेशन है। जैसे इसमें हम करने जा रहे हैं, लिख दीजिएगा पुटिंग x इक्वल्स 2a sin स्क्वायर थीटा। dx इक्वल्स 4a sin थीटा cos थीटा d थीटा कर दीजिएगा। इसमें x की वैल्यू 2a sin स्क्वायर थीटा पावर 5/2। इसमें x की जगह 2a sin स्क्वायर थीटा रखेंगे तो 2a कॉमन निकल जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू cos स्क्वायर हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो cos थीटा की पावर -1 आ जाएगा और dx की वैल्यू लिख दीजिएगा 4a sin थीटा cos थीटा d थीटा। डिनोमिनेटर में भी यही काम करेंगे, x की वैल्यू 2a sin स्क्वायर थीटा पावर 3/2 ऐसे ही इसमें रखेंगे। x की जगह 2a sin स्क्वायर थीटा तो 2a कॉमन निकल जाएगा, पूरी ब्रैकेट की पावर -12 है तो 2a की पावर भी -12 हो जाएगी और 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा तो cos थीटा की पावर -1 आ गया है। dx की वैल्यू यही वाली रखिएगा 4a sin थीटा cos थीटा d थीटा। लिमिट देखेंगे d थीटा आ गया है तो नहीं लिमिट थीटा की होंगी, x की जगह जैसे 0 रखेंगे तो 2a 0 में चला जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और 2a रखेंगे तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा की वैल्यू 1 तो थीटा की वैल्यू π/2 तो लिमिट 0 से लेकर के π/2 तक। होल इनवर्स पूरा पूरा कैंसिल हो गया, cos थीटा इनवर्स cos थीटा से कैंसिल हो गया, cos थीटा इनवर्स cos थीटा से कैंसिल हो गया, 4a भी पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 2a बचा रह गया, sin थीटा बचा रह गया तो 2a की पावर 5/2 है या 3/2 है तो 2a रह गया केवल 0 to π/2। sin की टोटल पावर चेक करें बेटा, यहाँ 2 कैंसिल, 5 पावर यहाँ है, 1 पावर यहाँ है तो 6 पावर आ गया और डिनोमिनेटर में भी इसी ढंग से चेक करें तो 4 पावर आ गया है। अब ये सीधे गामा फंक्शन का फार्मूला बन गया है। आपको याद है फर्स्ट ईयर में हमने हर चैप्टर में इंटीग्रल कैलकुलस की बुक में एक फार्मूला अप्लाई करा था, उसका नाम था गामा फंक्शन फार्मूला। वही वाला फार्मूला इसमें यूज करना है, उसे यूज कर दिया आपका आंसर आ जाएगा। फार्मूला हम एक बार लिखवा दें, कभी आप भूल गए हो तो लिख लीजिएगा। वी नो दैट बाय गामा फंक्शन फार्मूला, वी नो दैट बाय गामा फंक्शन फार्मूला इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin raised to power m theta cos raised to power n theta d theta। इसका फॉर्मूला होता है गामा m plus 1/2 गामा n plus 1/2 अपॉन 2 गामा m plus n plus 2/2। फॉर्मूला लगा देंगे, दो बार m की जगह 6 n की जगह 0, cos आ नहीं रहा तो n की वैल्यू 0, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। y बार 0 आ गया है, यही आपका मेथड है, इसी को कहते हैं एरिया का सीजी निकालने का तरीका और हर क्वेश्चन में यही पूरा पैटर्न आपको फॉलो करना है। थोड़ा सा चेंज होगा, अगर आपका जो डायग्राम है वो पूरा एक्स एक्सिस और सिमेट्रिकल ना होकर के केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो चेंज सीखना जरूरी है क्योंकि आज के कई एग्जाम्पल्स में उस चेंज को आपको यूज करना पड़ेगा। तो एक और क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड सीजी ऑफ एरिया इंक्लूडेड बिटवीन, यही कर्व लिखें, एंड इट्स एसिम्प्टोट ऐसे लिखिएगा और इसके आगे लिख दीजिएगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हेडिंग डाल दीजिएगा सॉल्यूशन, हेडिंग डाल दीजिए स्टेप 1, स्टेप 1 हेडिंग डाल दीजिएगा और ये डायग्राम बनाइएगा। यही डायग्राम बनाया गया है, चेंज क्या हो गया है, अब जो है डायग्राम फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनाना है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्ड इसमें बढ़ गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाया जाएगा, एक्स एक्सिस से नीचे वाला पार्ट हमने नहीं बनाना है। स्टेप 2 हेडिंग डाल दीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा सेम। इनका नंबर डाल दीजिएगा 2 और 3। एक्स बार वाई बार वही फार्मूले तैयार होने हैं, सेम वही वर्किंग करनी है। हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप 3। स्टेप 3 में जो चेंज होगा वो आपको समझना है। इसमें लिखा है कंसीडर स्ट्रिप, तो इसी तरीके से स्ट्रिप मानी जाएगी। स्ट्रिप का ही चेंज होना है बस, बाकी सारा काम वही है। जब स्ट्रिप एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे दोनों तरफ मानी जा रही थी तो उसकी लंबाई, उसकी लेंथ 2y मानी थी, अब केवल y मानी जाएगी। तो इस स्ट्रिप की लेंथ केवल y लिख दीजिएगा, ओनली y। और इसकी ब्रेक चौड़ाई जो है dx ही रहेगी। अब इस स्ट्रिप का CG का कोऑर्डिनेट निकालना, तो CG जो आएगा उसे समझ लीजिएगा, वो कोऑर्डिनेट होंगे x, y/2। अगर एक्स एक्सिस के दोनों तरफ होती है तो 2y स्ट्रिप की लेंथ होती है और CG मिड पॉइंट पर होता है x, 0। और अगर केवल एक ही तरफ स्ट्रिप है तो उसके मिड पॉइंट पर होगी, तो ये पूरी डिस्टेंस y है, तो ये y/2 बनेगा। तो CG का कोऑर्डिनेट बनेगा x, y/2। और ds का फार्मूला भी बदल जाएगा, केवल y dx होगा, 2y dx नहीं होगा। इनका नंबर डाल दीजिएगा 4, लिख दीजिएगा पुट इन 2 और 3। पुट इन 2 और 3। dx की वैल्यू रख दीजिएगा y dx। और फार्मूले में जो x और y आ रहा है वो बदल गया है, वो x और 0 लिया गया था पिछले क्वेश्चन में, अब की बार वो x और y/2 लिया गया है। तो x बार का आंसर तो वही निकल कर आएगा जो अभी आपका पिछले क्वेश्चन में आया था। y बार का आंसर बदल जाएगा। y बार का आंसर पिछले क्वेश्चन में 0 था, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यही लिमिट रहेगी, यही पूरी कैलकुलेशन जैसे x बार की करी है सेम कैलकुलेशन करी जाएगी, y बार का आंसर निकल कर आएगा। तो y बार की वैल्यू 0 नहीं आएगी, अब की y बार की वैल्यू बदल जाएगी, यही चीज है। तो स्ट्रिप मानने के 2 तरीके हमने आपको सिखा दिए। स्ट्रिप मानने का तरीका पहला हो गया, जब x एक्सिस के दोनों तरफ आ रहा हो तो 2y लेना पड़ेगा, एक ही तरफ आ रहा हो तो y लेना पड़ेगा। CG का कोऑर्डिनेट पहले केस में x0 होगा, दूसरे केस में x, y/2 होगा। एरिया का फार्मूला पहले केस में ds का 2y dx होगा, दूसरे केस में y dx होगा। 2 केसेस हमने अलग अलग आपको सिखाए हैं, दोनों तरीके के क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे। आपका कर्व चाहे कार्टेशियन हो चाहे पैरामेट्रिक हो, दोनों में यही टेक्निक काम करेगी। तो जहां पर आपने क्वेश्चन करा था वहां सबसे ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा मेथड फॉर कार्टेशियन एंड पैरामेट्रिक कर्व्स। हेडिंग डाल दीजिएगा मेथड फॉर कार्टेशियन एंड पैरामेट्रिक कर्व्स। अब नया मेथड सीखने जा रहे हैं हम। अगर कर्व आपका पोलर है तो ये टेक्निक काम नहीं करती है, प्रोसेस यही रहना है, फॉर्मूले बदल जाते हैं। क्या क्या चेंजेस होगा, कैलकुलेशन इंटीग्रेशन का तरीका वही रहेगा, डायग्राम का तरीका वही रहेगा, केवल आपका स्टेप नंबर 3 बदलेगा। स्टेप नंबर 3 में नए फॉर्मूले यूज होंगे, वो क्या होंगे वो सीखने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा मेथड फॉर पोलर कर्व्स। नया हेडिंग डाल दीजिएगा मेथड फॉर पोलर कर्व्स। इसे समझने के लिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा पेज नंबर 38। फाइंड द CG of the area of 1
दीजिएगा आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। हेडिंग डाल दीजिएगा सॉल्यूशन, लिख दीजिएगा यूजिंग पोलर फॉर्म मेथड, यूजिंग पोलर फॉर्म मेथड। हेडिंग डाल दो बेटा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो इस कर्व का हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम के बिना ना तो हम लिमिट बना सकते हैं, ना ही स्ट्रिप मान सकते हैं, तो डायग्राम आना जरूरी है। उसके लिए ट्रेसिंग नहीं करनी, डायरेक्ट बनाना है। इंपॉर्टेंट कर्व जैसा मैं अभी अनाउंस कर रहा था, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सब डाल दिए गए हैं और आपके बुक्स में भी सब बने हुए हैं, वो सब लिख करके तैयार कर लीजिएगा। अगर फर्स्ट टर्म में कर्व ट्रेसिंग वाला वर्क आपने ठीक करके नहीं करा था तो आपको इस चैप्टर में करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए वो सब तैयार जरूर कर लें। इस कर्व का नाम है लेमनिस्केट ऑफ बर्नौलीज। हमें इसका डायग्राम डायरेक्ट बनाना है, तो लिख दीजिएगा द गिवन कर्व इज लेमनिस्केट ऑफ बर्नौलीज, लेमनिस्केट ऑफ बर्नौलीज इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म। So consider the rectangular axis and draw the curve. डायग्राम बना दीजिए। अगर डायग्राम आप भूल जाते हैं तो फिर ट्रेसिंग वाला वर्क आपको करना पड़ेगा, जो कि पीएससी फर्स्ट टर्म में पूरा एक चैप्टर आपको कराया गया था। डायग्राम बना दीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 लिख दीजिएगा सेम। यही काम करना है जो पिछले 2 क्वेश्चंस में आपको सिखाया है, वही सेम वर्क है, कोई चेंज नहीं है। नंबरिंग कर दीजिएगा 2 3, वही फार्मूले तैयार करने हैं आपको उसी ढंग से बिल्कुल। कार्टेशियन और पैरामेट्रिक कर्व में स्ट्रिप जो मानी जाती है वो रेक्टेंगल के शेप में मानी जाती है और उसके फॉर्मूला लगते हैं। पोलर फॉर्म में ये स्ट्रिप ट्रायंगल की फॉर्म की होती है, तो इसमें ये स्ट्रिप इस तरीके से मानी जाएगी और इसके फार्मूला अलग होते हैं जो आपको याद रखने हैं। तो लिख दीजिएगा कंसीडर ए ट्रायंगुलर स्ट्रिप फॉर विच वी हैव फार्मूले लिख दीजिएगा जो आपको याद रखने हैं। पोलर फॉर्म के सभी क्वेश्चन में यही काम करेंगे। x की वैल्यू 2/3 r cos थीटा, y की वैल्यू 2/3 r sin थीटा, ds की वैल्यू 1/2 r स्क्वायर d थीटा। ये आपको याद रखने हैं, पोलर फॉर्म के सभी क्वेश्चंस में यही काम करेंगे। Here area is symmetrical about x-axis, area is symmetrical about x-axis, तो y बार इक्वल 0। आप देख सकते हैं जिसका एरिया का CG निकालना है वो x-axis के ऊपर नीचे की फिगर एक जैसी है, तो इसलिए y बार 0 हो गया। केवल x बार निकालना है आपको। नेक्स्ट टाइम में निकाल दीजिएगा टू फाइंड x बार। दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन 2। दीजिएगा x की
2/3 r cos थीटा, ds की वैल्यू 1/2 r स्क्वायर डी थीटा, अपॉन में भी ds की वैल्यू लिख दीजिएगा 1/2 r स्क्वायर डी थीटा, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, r की वैल्यू भी रख दीजिएगा, लिख दीजिएगा यूजिंग 1, 2/3 तो ऐसे आ गया, cos थीटा ऐसे आ गया, r क्यूब तो a स्क्वायर cos 2 थीटा की पावर 1/2 होगा, तो 3/2 पावर बन गई है। r स्क्वायर की वैल्यू डिनोमिनेटर में भी रख दीजिएगा, r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख दी है। थीटा की लिमिट डायग्राम से रखी जाएंगी, आप देख सकते हैं ये वन लूप कहलाता है, इसका सीजी निकालना है, पूरे एरिया का सीजी नहीं निकालना, केवल वन लूप का निकालना है, ये लूप कहलाता है। ये थीटा इक्वल -π/4 और थीटा इक्वल π/4 के बीच में आता है, तो थीटा की लिमिट है -π/4 से लेकर के +π/4 तक। अभी सिंपल 12th क्लास का क्वेश्चन बन गया है, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करके x बार का आंसर आ जाएगा। आपकी बुक में पेज 38 पर कैलकुलेशन भी करी गई है, अगर आप इंटीग्रेशन करने में कमजोर हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं। y बार का आंसर 0 है, तो लिख लीजिएगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ CG are x बार, y बार। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ CG are x बार, y बार। इंटीग्रेशन कर देंगे, x बार निकल जाएगा, y बार हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 0 आया है। अगर किसी कारण से बोर्ड पे ध्यान से देखें और इस बात को समझें, आपसे कह दिया जाए कि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पार्ट आ रहा है उसका सीजी निकालो, तो केवल ऊपर के पार्ट का सीजी निकालना पड़ेगा, तो y बार 0 नहीं होगा, तो फिर ये सारी वैल्यूज x, y और ds की वैल्यू इस इक्वेशन में रख करके y बार आपका निकलेगा, तो फिर यहाँ से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ज्यादातर क्वेश्चन में सिमेट्री की टेक्निक लग जाएगी, तो आपको आधा ही काम करना पड़ेगा। जिन क्वेश्चन में सिमेट्री की टेक्निक नहीं लगती है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, उसमें दोनों की दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो हमने आपको टाइप 2 पूरा थॉरोली डिस्क्राइब कर दिया है, सीजी ऑफ एरिया का पूरा मेथड आपको सिखा दिया है। आप इसकी आज प्रैक्टिस करिएगा, कल हम आपको टाइप 3 सिखाएंगे, किसी और डिफरेंट फॉर्म का अगर बॉडी है तो उसका सीजी कैसे निकलता है उसका मेथड हम आप कल सिखाएंगे।